स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे नए वीडियो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ मैंगो। और आज हम आप लोगों को बताएंगे कि जो मैंगो में विभिन्न विकार उत्पन्न होते हैं या डिसऑर्डर्स उत्पन्न होते हैं। बहुत सारे रीज़न होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं इन डिसऑर्डर्स का। तो बीमारियां और कीट के अलावा कौन कौन से विकार है जो आम में उत्पन्न होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग आज विस्तार से आप लोगों को बताएंगे और क्या उसके कॉजेज है और क्या उनके कंट्रोल हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की। आखिर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते क्या हैं? तो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है ये किसी लिविंग पैथोजेंस की वजह से नहीं होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई की वजह से। उनको हम डिजीज़ कहते हैं जो बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई की वजह से होते हैं। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो उत्पन्न होते हैं ये या तो नॉन लिविंग एजेंट्स की वजह से होते हैं या एबायोटिक फैक्टर्स, जैसे क्लाइमेट की वजह से, एडवर्स क्लाइमेट की वजह से, मॉइस्चर स्ट्रेस की वजह से, या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या इम्बैलेंस की वजह से हम कह सकते हैं कि प्रॉपर जो तत्व हैं, न्यूट्रिशन है, वो उसमें नहीं है। और ये क्या करता है कि जो प्लांट का सिस्टम है उसको, उसके फंक्शन को अफेक्ट करता है ना। और उसके अलावा बहुत सारे फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो हैं वो उसमें इफ़ेक्ट करते हैं। और ग्रोइंग सीज़न में आफ्टर हार्वेस्ट भी ये दिख सकते हैं डिसऑर्डर। तो उसमें क्या होगा कि जो उसके अपीयरेंस हैं फलों के, वो अपीयरेंस ख़राब हो जाएगी और जो फल हैं वो यूज़ करने लायक नहीं रहते हैं। तो ये सब फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में आते हैं। और बहुत सारे कॉजल फैक्टर्स हैं, चाहे इन्वायरमेंटल कंडीशन की हम लोग बात करें, चाहे टेम्परेचर की बात करें, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, कम है, कुछ एयर पॉल्यूशन की वजह से भी होते हैं, कुछ केमिकल एप्लीकेशंस में जैसे सॉल्ट की वजह से इंजरी हो सकती है। और न्यूट्रिशन इम्बैलेंस तो है ही कि कौन सा न्यूट्रिशन है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। हो सकता है कि एक्सेसिव है या डेफिशिएंसी है, बहुत सारे तत्वों की कमी है, चाहे वो माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं या मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं, उनकी कमी की वजह से हो सकता है या एक्सेसिव की वजह से हो सकता है। तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं। तो एनवायरनमेंट फैक्टर की और एनवायरमेंटल कंडीशन की हम लोग बात करें तो जनरली जैसे लो टेम्परेचर की वजह से, यानी कम तापमान है जिसमें चिलिंग या फ्रीजिंग इंजरी जिसको हम कह सकते हैं, इसमें फोटोसिंथेसिस एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होती है वो डाउन हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और इसमें क्या होता है कि आइस फॉर्मेशन हो जाती है, जैसे आप इसमें देख रहे हैं आइस फॉर्मेशन हो गई है वेस्कुलर वेसल्स में, इंटरसेलुलर और इंटरसेलुलर फ्रीजिंग हो जाती है। और इस इंटरनल फ्रीजिंग की वजह से जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाती है और जिसकी वजह से सेल जो है वो डेथ हो जाती है उसकी। और जो आइस होता है उससे साइटोप्लाज्म और बायोमेम्ब्रेन और ऑर्गेनेल जो होता है वो क्या हो जाता है, इंजर हो जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा हाई टेम्परेचर क्या होता है, स्क्रॉचिंग इसमें जनरली देखने को मिलता है। जैसे जब हाई टेम्परेचर होगा तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो ट्रांसपिरेशन रेट है वो भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो प्लांट पार्ट है वो, जो भी चाहे वो लीफ है या फ्रूट है या और भी कोई प्लांट पार्ट है, वो इंजर हो जाता है हीट की वजह से। अगर उसमें प्रॉपर पानी नहीं दिया हमने, इरिगेशन प्रॉपर नहीं किया है, तो उसकी वजह से प्लांट जो है वो डाई हो जाएगा। और जनरली जो ये कंडीशन आती है वो ड्राउट कंडीशन में ज़्यादा आती है और हीट स्ट्रेस का कारण ही जो विल्टिंग होती है और पत्तियों में स्क्रॉचिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो हाई टेम्परेचर की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ड्राउट कंडीशन की वजह से। इसके अलावा कुछ एयर पॉल्यूशन डैमेज है, जैसे पॉल्यूटेंट होते हैं, ओजोन है, सल्फ़र डाइऑक्साइड की वजह से कुछ और हार्मफुल केमिकल्स हैं, चाहे CO2, SO2 है, एसिटिलीन है, PAN है। इनकी वजह से क्या होता है कि फॉलिज डाइबैक भी हो सकता है नेक्रोटिक एरिया में, या फ्रूट्स में भी कुछ डिसऑर्डर्स पैदा हो सकते हैं। एक्यूट टॉक्सिसिटी हो सकती है, क्रॉनिक टॉक्सिसिटी हो सकती है। इसके अलावा कुछ केमिकल इंजरी होती है, जैसे सॉल्ट इंजरी है, जैसे सॉल्ट सोडियम की वजह से या क्लोरीन की वजह से। इसमें क्या होगा कि जो लीफ होगी वो, उसमें लीफ स्क्रॉच भी हो सकता है और प्लांट मर भी सकता है। इसके अलावा न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस की हम लोग बात कर ही रहे थे। न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस में या तो डेफिशिएंसी हो सकती है या फिर उसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है, बहुत अधिकता की वजह से भी या बहुत ज़्यादा कमी की वजह से, न्यूट्रिशनल की कमी की वजह से कोई ना कोई जो फंक्शन है या प्लांट में वो डिसऑर्डर देखने को मिल जाता है। इसमें क्योंकि हर एलिमेंट का
हर माइक्रो एलिमेंट या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का अपना एक स्पेसिफिक रोल होता है प्लांट मेटाबॉलिक में और कैटाबॉलिक एक्टिविटी में। इसकी वजह से ये आप देखते होंगे जनरली, जैसे येलोइंग ऑफ लीफ हो गया, क्लोरोसिस हो गया लीफ में, या इंटरवेनल क्लोरोसिस हो गया, या मार्जिनल क्लोरोसिस हो गया, या लीफ नेक्रोसिस हो गया। बहुत सारे उसमें न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस की वजह से देखने को मिलता है। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो और बनाया है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स करके एक लेक्चर है, उसको आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी और एक्सेस के ऊपर पूरा डिटेल में बताया है कि किस न्यूट्रिएंट की वजह से क्या कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे वीडियोस भी और बनाए हैं, जैसे फॉस्फोरस के डेफिशिएंसी के ऊपर बनाया है या पोटेशियम डेफिशिएंसी के ऊपर बनाया है। तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, उसमें पूरे डिटेल में आपको न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस के बारे में मिल जाएगा। जनरली जो आज जो हमारा जो वीडियो है ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ मैंगो, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंगो किंग ऑफ द फ्रूट भी कहा जाता है, फलों का राजा है और हमारे इंडिया का ही फ्रूट है, मैंजीफेरा इंडिका, क्योंकि इंडिया का फ्रूट है और सबसे ज़्यादा इंडिया में होता है और इंडिया से यहाँ से एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो मैंगो, लेकिन बहुत सारे इसमें डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। बीमारियों के अलावा सबसे ज़्यादा डिसऑर्डर जो है वो मैंगो में देखने को मिलता है, और उसका कारण ये है कि जो इसका फ्रूट डेवलपमेंट है वो पूरा समर टाइम में होता है, मैक्सिमम उस समय गर्मी रहती है। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से ये डिसऑर्डर देखने को मिलता है। सबसे पहला जो डिसऑर्डर है वो स्पॉन्जी टिश्यू है। स्पॉन्जी टिश्यू में क्या होता है कि एक तो ये एडिबल भी नहीं रह पाता है और अंदर से बिल्कुल येलोइश और स्पॉन्ज लाइक जो पैचेज हैं वो डेवलप हो जाते हैं फ्रूट्स के अंदर। और कई बार क्या होता है कि बाहर से जो फ्रूट है वो बिल्कुल नॉर्मल दिखेगा, लेकिन जो अंदर से बिल्कुल जब हम उसको कट करेंगे तो कट करने के बाद उसमें गंदी सी स्मेल आती है और उसमें खाने लायक भी नहीं रहता है। आप देख सकते हैं फोटो में, इस प्रकार से ये एकदम ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसे फॉर्मेशन हो जाता है। और इससे क्या होता है कि एसिडिटी भी हाई हो जाती है इसमें, और एस्कॉर्बिक एसिड जो उसका है या कैरोटीन और शुगर कंटेंट है वो इसमें कम हो जाएगा। तो स्पॉन्जी टिश्यू की बहुत प्रॉब्लम है, खासकर हमारे जो सदर्न इंडिया और मिडिल इंडिया है उनमें ये ज़्यादा होता है। और इसका रीज़न ये है कि उसमें कन्वेक्टिव हीट जो होती है, मिट्टी से जो गरम जो हीट निकलती है, उसकी वजह से फ्रूट डेवलपमेंट के टाइम में नीचे से जैसे हीट जो लगती है फलों में, उसकी वजह से ये स्पॉन्जी टिश्यू की प्रॉब्लम होती है। और दूसरा हो सकता है कैल्शियम की कमी की वजह से। अगर सॉइल में कैल्शियम की कमी है तो फ्रूट्स में ये ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो स्पॉन्जी टिश्यू है वो ज़्यादा होगा। तो इसके लिए कंट्रोल मेजर में क्या है कि एक तो सॉर्ट कल्चर इम्पॉर्टेंट है, दूसरा ग्रीन वेजिटेशन होना चाहिए, और मल्चिंग इम्पॉर्टेंट है। मल्चिंग चाहे तो पैडी की कर सकते हैं, स्ट्रॉ की कर सकते हैं, ड्राई पत्तियों की कर सकते हैं, आम की। और चौथा इम्पॉर्टेंट ये है कि इसकी जो हार्वेस्टिंग है वो थोड़ा सा अर्ली कर लेते हैं, 3/4 मैच्योरिटी में ही हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। लेकिन सबसे अच्छा जो इफ़ेक्टिव जो है इसका वो मल्चिंग ही देखने को मिला है। अगर आप इसमें सॉइल में मतलब इसके बेसिन में अगर मल्चिंग कर लेते हैं, थावले में अगर पलवार बिछा लेते हैं, तो ये स्पॉन्जी टिश्यू की प्रॉब्लम नहीं देखने को आएगी। और जो हीट है वो कन्वेक्टिंग हीट नहीं कन्वर्ट होगी फ्रूट डेवलपमेंट में, और टेम्परेचर मेंटेन रहेगा उसके नीचे। सॉइल टेम्परेचर जो होगा, फ्रूट्स को जो टेम्परेचर मिल रहा है तो वो बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। तो और दूसरा एक लेग्यूमिनोसस क्रॉप जो है उसको भी अगर हम इंटरक्रॉपिंग में लगाते हैं तो उससे भी काफ़ी हद तक एक टेम्परेचर जो है, कन्वेक्शनल टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है सॉइल का। तो ये है। दूसरा मैंगो मालफॉर्मेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा बगीचों में ये देखने को मिलती है। और कुछ जो वेराइटीज़ हैं हमारी, जो कॉमर्शियल वेराइटीज़ हैं, उनमें ये ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो ये 3 टाइप की होती है, एक वेजिटेटिव होती है, दूसरी फ्लोरल होती है और तीसरी मिक्स टाइप की होती है। वेजिटेटिव जो मालफॉर्मेशन होता है वो इसमें लीफ में देखने को मिलेगा। उसमें जो लीफ बंच जो है वो टर्मिनल पोर्शन से और शूट तक जो है उसमें बंची टाइप का एक स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसे आप इसमें देख रहे हैं पेनिकल में इस टाइप से उसका बंची टॉप एक स्ट्रक्चर बन गया है। और बड्स जो है वो स्वेल कर जाता है और इसमें शूटलेट्स और जो इसकी वो होती हैं स्केली लीव्स बन जाती हैं। तो बंची लाइक स्ट्रक्चर बनता है मेनली जो वेजिटेटिव माल फॉर्मेशन में। दूसरा है
फ्लोरल मालफॉर्मेशन। फ्लोरल मालफॉर्मेशन क्या है कि इसमें जो पेनिकल्स हैं ये बहुत कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, फ्लावर का स्ट्रक्चर जो बड़ा कॉम्पैक्ट हो जाएगा और फ्लावर जो है बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाता है। आप देख सकते हैं इस प्रकार के जो इसके फ्लावर हैं ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो गए हैं और क्राउडेड हो गए हैं, है ना, और काफ़ी थिकर हो जाता है। पेडिसल्स और जो कैलिसिस है जो है वो बहुत थिकर हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत एक्यूट केस में तो क्या होता है कि ये पूरा ही फ्रूटलेस हो जाता है, बिल्कुल भी कोई फ्रूट नहीं लगता है। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। और तीसरा जो मिक्स मालफॉर्मेशन है, इसमें क्या होता है कि जो डेवलपमेंट होता है वो लीफी स्ट्रक्चर में भी होगा और पैनिकल में भी, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं कि पैनिकल में भी बन गया है और जो फ्लोरल स्ट्रक्चर्स हैं उसमें भी बन गया है, लीफी स्ट्रक्चर में भी। तो दोनों में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका जो कॉजेज़ है, बहुत सारे इसके कॉजेज़ हो सकते हैं। एक तो एक्सेसिव सॉइल मॉइस्चर, इसकी वजह से हो सकता है। दूसरा न्यूट्रिशनल और मेटाबॉलिक इम्बैलेंस है, इसकी वजह से हो सकता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से। बहुत सारे माइट्स और डिजीज़ के एसोसिएशन की वजह से भी कहते हैं कि जो ये मालफॉर्मेशन है वो हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस, ऑक्सीजन डिप्लेशन की वजह से भी कहते हैं कि जो ऑक्सीजन की डिप्लेशन की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से मालफॉर्मेशन। इसके अलावा कुछ मालफॉर्मिन लाइक सब्सटेंसेस सिक्रीशन होते हैं, तो उसकी वजह से भी ये मालफॉर्मेशन हो जाता है। और लास्ट है लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर की वजह से भी मैंगो मालफॉर्मेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए कि NA का एप्लीकेशन दिया जाता है 200 ppm अक्टूबर के महीने में, ठीक है। और उसके बाद जो डिब्लॉसमिंग की जाती है जनवरी में कुछ जो ब्लॉसम्स बहुत ज़्यादा हैवी ब्लॉसम्स अगर हो गए हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डिब्लॉसमिंग कर देते हैं, उसके फूलों को निकाल देते हैं। इसके अलावा कुछ एंटी मालफॉर्मिन्स आते हैं जैसे ग्लूटाथियोन और एस्कॉर्बिक एसिड। ये जो एंटी मालफॉर्मिन है इसका यूज़ भी किया जाता है, जिससे मैंगो मालफॉर्मेशन की जो प्रॉब्लम है थोड़ा सा कम हो जाती है। इसके अलावा कुछ मॉडरेट प्रूनिंग भी रिकमेंडेड है, जिसमें 20 सेंटीमीटर का जो शूट है उसको, पैनिकल को है उसको रिमूव कर देते हैं जनवरी के महीने में। तो ये भी एक रिकमेंडेशन है, तो इनका आप लोग कर सकते हैं। वैसे न्यूट्रिशनल और मेटाबॉलिक इम्बैलेंस को अगर कंट्रोल कर लें तो सही रहता है। और माइट की अगर प्रॉब्लम आ रही है तो माइट का कंट्रोल भी किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों से अगर कंट्रोल हो जाता है तो मैंगो मालफॉर्मेशन की प्रॉब्लम। इसके अलावा फ्रूट ड्रॉप अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है इसमें मैंगो में। और ये 3 फेजेस में इसमें फ्रूट ड्रॉप होती है। एक पिन हेड ड्रॉप होती है, ठीक है, फ्रूट सेटिंग से पहले या फ्रूट सेटिंग के तुरंत बाद। दूसरा पोस्ट सेटिंग ड्रॉप। पोस्ट सेटिंग ड्रॉप जो फ्रूट सेटिंग के तुरंत बाद होती है वो पोस्ट सेटिंग ड्रॉप कहते हैं। और तीसरा है मे ड्रॉप, जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि फ्रूट पूरी तरह मैच्योर हो गया है और उसके बाद उसमें फल गिर गया है। तो इसके रीजंस बहुत सारे हैं, जैसे एम्ब्रियो के अबॉर्शन की वजह से भी जो पिन हेड ड्रॉप होता है वो एम्ब्रियो अबॉर्शन की वजह से होता है, और न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी हो सकता है। बहुत सारे इंसेक्ट भी आते हैं, बग्स आते हैं, है ना, उनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ डिजीज़ आ जाती है, कई बार फंगल रॉटिंग हो जाती है, या फिर पैनिकल में कोई फंगल डिजीज़ आ गया तो उसकी वजह से हो सकता है। क्लाइमेटिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्मोनल भी है। उसके अलावा कुछ वाटर रिलेशन में कि भाई अगर फ्रूट डेवलपमेंट या फ्लावरिंग के टाइम में या पॉलिनेशन के टाइम में अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट मॉइस्चर कंटेंट नहीं है तो उसकी वजह से भी फ्रूट ड्रॉप हो सकता है। तो उसमें वैसे तो NA का रिकमेंडेशन है 20 ppm पी स्टेज में, और GA का रिकमेंडेशन भी है 10 ppm फुल ब्लूम में। लेकिन मेजर यही है कि एक तो अगर इंसेक्ट पेस्ट का आ रहा है तो एक नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं प्री फ्लावरिंग से पहले। और दूसरा ये है कि वाटर जो कंटेंट है वो प्रॉपर रखें, खासकर मल्चिंग के टाइम में। खासकर जो फ्रूट डेवलपमेंट या फ्लावरिंग के टाइम में अगर हमारा मल्चिंग किया हुआ है तो आपका ये प्रॉब्लम फ्रूट ड्रॉप की प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो मॉइस्चर कंटेंट अगर प्रॉपर बना। इसके अलावा बाइनियल बेयरिंग, ये भी एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है मैंगो में, खासकर बाइनियल बेयरिंग इसको या अल्टरनेट बेयरिंग भी कहते हैं। इसमें एक साल में तो हैवी क्रॉप आती है और दूसरे साल में या तो बहुत कम आएगी या फिर बिल्कुल भी कोई क्रॉप नहीं आएगी जो नेक्स्ट सक्सीडिंग ईयर होगा। तो इसमें क्या होता है कि जब पहले साल जो ऑन सीजन होता है उसमें हैवी क्रॉप आ जाती है, जिसकी वजह से न्यूट्रिशनली पूरा प्लांट जो है वो एग्जॉस्टेड हो जाता है। उसकी वजह से वो नए फ्लश नहीं दे पाता है, क्योंकि जो फ्लावर बड डिफरेंशिएशन जो कहते हैं वो
फर्स्ट हार्वेस्टिंग के 1-2 महीने बाद ही स्टार्ट हो जाता है। यानी जैसे अगस्त में अगर आप जुलाई अगस्त में अगर फ्रूट सेटिंग कंप्लीट हो गई है तो उसके बाद हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो गई है तो अक्टूबर से ही फ्लावर बड डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है नए सीजन का। तो उसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर आपने तुरंत हार्वेस्टिंग के बाद अगर हमने प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दिया है तो बाइनरी बेरिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक तो इसमें डी ब्लॉसमिंग किया जाता है ऑन ईयर में कि कुछ फ्रूट्स को हमने ड्रॉप कर दिया पहले अगर बहुत ज़्यादा हैवी फ्रूटिंग आ रही है, और दूसरा पैक्लाबिटोजोल का भी सॉइल एप्लीकेशन है सितंबर मंथ में 4 ग्राम पर ट्री के हिसाब से। लेकिन बेस्ट रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद आप जैसे सितंबर में इन द मंथ ऑफ सितंबर और अक्टूबर जो रिकमेंडेड डोजेज है फर्टिलाइज़र की वो ज़रूर दें, और प्लस माइक्रोन्यूट्रिएंट का एप्लीकेशन भी दें, क्योंकि उसी समय से हमारा पूरा जो सॉइल जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरा एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है प्लांट। तो हार्वेस्टिंग के बाद, क्योंकि हार्वेस्टिंग के बाद तुरंत जो प्लांट है वो एग्जॉस्ट हो जाता है, तो इसलिए तुरंत उसके बाद ही आपको फर्टिलाइज़र डोजेस देनी चाहिए। इसके अलावा एक और मेजर प्रॉब्लम है ब्लैक टिप की, और ये ब्लैक टिप की जो प्रॉब्लम आती है वो जनरली आती है जहाँ पे ईंटों के भट्टे होते हैं या ब्रिकलिन्स जिसको बोलते हैं, या फिर और कोई फैक्ट्रीज़ होती हैं जहाँ से CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड या SO2 या एसिटिलीन जैसे गैसेस निकलती एमिटेड होती हैं। तो इन गैसेस की वजह से जो मैंगो का फ्रूट होता है वो ऐसे डिस्टल एंड जो होता है इसका वहाँ से ऐसे ब्लैक हो जाएगा, ठीक है, और ब्लैक होने के बाद वो हार्ड हो जाता है, और कई बार क्या होता है कि प्रीमेच्योरली वो गिर जाता है, तो मार्केटेबल नहीं होता है बिल्कुल भी, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, तो ये मार्केट में एक्सेप्टेबल नहीं होता है और बिकता नहीं है। तो इसमें मेनली जो कंट्रोल मेजर है, एक तो ये रिकमेंडेशंस हैं कि जो ब्रिकलिन्स हैं, जो ईंट के भट्टे हैं या जो भी आपकी फैक्ट्रीज़ हैं वो बगीचे से लगभग 1.8 या 2 किलोमीटर दूर होना चाहिए साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन में, जो शायद बहुत ज़्यादा संभव नहीं है क्योंकि एरिया वैसे भी कम रहता है। कई बार हमारा बगीचा हम नहीं बना पा सकते हैं, या जो ईंट के भट्टे हैं वो किसी और का है, तो उसमें बेस्ट यही है कि आप एटलीस्ट जिनके ब्रिकलिन्स हैं या जो फैक्ट्रीज़ हैं उनकी हाइट आप 18 से 20 मीटर की जो चिमनी है उसकी हाइट, चिमनी की हाइट एटलीस्ट 18 से 20 मीटर लंबी होनी चाहिए, ताकि जो गैसेस है वो नीचे ना हो पाए, ऊपर ही जाएं एयर में, तो वो हमारे ऑर्चर्ड को या बगीचे फलों को डैमेज नहीं करेगा। इसके अलावा जो आप स्वयं कर सकते हैं वो है बोरेक्स का स्प्रे। 0.6% रिकमेंडेशन है, जिसको 3 स्टेजेस में किया जाता है, एक फ्लावरिंग इनिशिएशन में, दूसरा फुल ब्लूम में, और तीसरा है फ्रूट सेट के तुरंत बाद। अगर आप ये 3 स्प्रे कर देंगे, फर्स्ट फ्लावरिंग इनिशिएशन में, दूसरा फुल ब्लूम में और तीसरा फ्रूट सेट में, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा वैसे कास्टिक सोडा का 2 स्प्रे भी है मार्च और अप्रैल के मंथ में, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कास्टिक सोडा को, क्योंकि कास्टिक सोडा में अभी बहुत सारे रिसर्च हुई हैं कि जो हमारे सॉइल की जो उसको डैमेज, मतलब सॉइल सैलिनिटी को ख़राब कर रहा है, सॉइल के जो टेक्सचर उसको ख़राब कर रहा है या pH इम्बैलेंस कर रहा है। तो अगर कोशिश करें कि बोरेक्स का ही स्प्रे करें और चिमनी की हाइट को बढ़ाएं, ठीक है। इसके अलावा लीफ स्क्रॉच है। लीफ स्क्रॉच मेनली विंटर सीजन में प्रॉब्लम आती है, और ये वैसे मैंने इसका एक वीडियो अलग से बनाया है जिसमें पत्तियां साइड से वो जल रही हैं या ऐसे एजेस से बर्निंग हो रही है, तो उसका मेन रीज़न पोटेशियम की कमी की वजह से ये होता है। और इसमें वैसे तो नई पत्तियों में ये प्रॉब्लम नहीं आती है, पुराने में ज़्यादा आता है, और पुराने में आने का रीज़न ये होता है कि जो पोटास है वो फ्रूट डेवलपमेंट में स्वीटनेस को, जो TSS जो होता है फ्रूट में, उसके बनने में सबसे ज़्यादा रिमूवल होता है पोटास का, यानी कि पोटास का बहुत बड़ा रोल होता है TSS के लिए। तो जितना स्वीटनेस हमारे फलों में आता है वो पोटास का एक बहुत बड़ा रोल होता है, तो पोटास का रिमूवल काफ़ी होता है उसमें। तो उसकी वजह से आप देखते होंगे जब फ्रूट सेटिंग होती है या फ्रूट डेवलपमेंट होता है या फ्रूट पूरी तरह मैच्योर हो जाता है, तो उस समय ये पत्तियों में जनरली ऐसी बर्निंग देखने को मिलती है, चाहे वो मैंगो में है या और भी फ्रूट्स में है या एप्पल में भी हम लोग देखने को दिखते हैं। तो इस प्रकार के ये ब्रिक रेड कलर का स्टार्टिंग में पहले टिप से दिखता है, फिर टिप करने के बाद इसमें मार्जिनल में चला जाता है। तो इसका एक तो क्लोराइड टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, लेकिन मेनली जो है वो पोटेशियम
डेफिशिएंसी की वजह से होती है। अगर क्लोराइड टॉक्सिसिटी है तो फिर उसको कम करना पड़ेगा, वैसे पोटेशियम डेफिशिएंसी की वजह से होता है। सेलाइन और ब्रैकिस वाटर का जब यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से भी ये आता है। और वैसे हमें म्यूरेट ऑफ पोटास का यूज़ करना चाहिए एज ए सोर्स ऑफ पोटेशियम। तो इसमें एक तो मैनेजमेंट ये है कि कलेक्टिंग एंड बर्निंग ऑफ द इफेक्टिव लीफ, उसको फ्रूट्स को फल पत्तियों को जला दें कलेक्ट करके। और पोटास, सल्फेट ऑफ पोटास को भी यूज़ कर सकते हैं। और ब्रैकिस वाटर को जो इरिगेशन में है उसको अवॉइड करना चाहिए। और सीवियर केस में जो है फोलियर स्प्रे ऑफ सल्फेट ऑफ पोटास को यूज़ कर सकते हैं फोर्टनाइट इंटरवल में। तो ये भी एक अच्छा एक वो कर सकते हैं। इसके अलावा जेली सीड है, जो इसमें क्या होता है कि जो स्टोन जो मेन जो इसका सीड होता है उसके चारों तरफ एक पल्प जेली लाइक मास बन जाता है, जैसे आप इसमें देख रहे होंगे इसकी चारों तरफ इसमें ये बन रहा है। तो ये जेली लाइक स्ट्रक्चर है और इसमें काटने के बाद एक गंदी सी स्मेल आती है। तो लेकिन इसका अभी तक कोई कॉजेस पता नहीं है कि किस वजह से, लेकिन ये जनरली हो सकता है कि एक तो हीट की वजह से हो सकता है और दूसरा जैसे स्पॉन्जी टिश्यू में प्रॉब्लम होती है या फिर कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से जो फ्रूट डेवलपमेंट में जिनका मेजर रोल है उनकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा सॉफ्ट नोज है। सॉफ्ट नोज सबसे पहले कैंट वैरायटी में रिपोर्टेड था, फ्लोरिडा में इसको रिपोर्ट किया गया था यूएसए में। और इसमें क्या होता है कि सॉफ्ट नोज में आगे से जो आम का जो आगे का नुकीला डिस्टल एंड होता है वहाँ पे ऐसा नुकीले ऐसा नोज की तरह बन जाता है और बहुत सॉफ्टनेस होती है उसमें। तो सैंडी सॉइल में ये सब ज़्यादा देखने को मिलता है। और अगर नाइट्रोजन का लेवल ज़्यादा है सॉइल में तो उसकी वजह से भी ये ज़्यादा देखने को मिलती है। और अगर कैल्शियम का लेवल कम है ना, मेंटेन नहीं है जो सॉइल कैल्शियम, वो अगर तो उसको अगर हम एलिब्रेट करते हैं कैल्शियम लेवल को तो फिर वो सॉफ्ट नोज का कंट्रोल हो सकता है। फ्रूट स्प्लिटिंग या फ्रूट क्रैकिंग भी हम कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा फलों में देखने को मिलती है, अनार में भी आती है और सारे फ्रूट्स में भी आती है। और ये जनरली जो फ्रूट क्रैक या स्प्लिट होती है ये उसमें फिर ये ब्राउन और ड्राइड अप हो जाती है और उसके बाद कुछ ऊज आउट होता है, कोई सैप स्ट्रक्चर उसमें स्प्लिट होने के बाद। तो ये मेनली जो होता है ये फ्लक्चुएशन की वजह से, सॉइल मॉइस्चर लेवल में फ्लक्चुएशन की वजह से। और दूसरा एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी भी, अगर ग्रोथ के टाइम में, फ्रूट ग्रोथ के टाइम में अगर ये प्रॉब्लम आती है सॉइल मॉइस्चर की भी और ह्यूमिडिटी की जो फ्लक्चुएशन की, तो ये क्रैकिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। या फिर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, जैसे कैल्शियम की अगर डेफिशिएंसी है सॉइल में या बोरोन की डेफिशिएंसी है तो उस वजह से भी ये फ्रूट क्रैकिंग का प्रॉब्लम आ सकता है। इसमें एक तो इरिगेशन प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए इरिगेशन का, खासकर फ्रूट डेवलपमेंट स्टेजेस में और फ्लावर से लेकर फ्रूट डेवलपमेंट स्टेजेस तक आपका इरिगेशन मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। और मॉइस्चर लेवल जो है वो मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। मॉइस्चर लेवल और ह्यूमिडिटी दोनों को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये चिलिंग इंजरी आती है मैंगो में। चिलिंग इंजरी का मेन रीजन तो वैसे स्टोरेज के टाइम में आता है, लेकिन जो वैलीज एरिया या लोअर हिल्स वगैरह जो होते हैं वहाँ पे अगर टेम्परेचर 7 to 13 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है तो उसमें ये ब्राउन ब्लॉचेज बन जाते हैं, ग्रेस डिस्कलरेशन हो जाता है। हम लोग जो देखते हैं ज़्यादातर जो वैलीज़ में, क्योंकि बहुत लेट में पकता है, जुलाई अगस्त सितंबर तक जाता है, तो कई बार बारिश होने की वजह से, ज़्यादा लगातार बारिश होने की वजह से टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से ये इस प्रकार के फल जो होते हैं मैच्योरिटी के टाइम में इस प्रकार के ब्राउन पैचेज बन जाते हैं। तो ये क्योंकि एक तो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए फ्रूट डेवलपमेंट में, तो उसके लिए तो यही है कि पानी खेतों में रुके ना ज़्यादा, और क्योंकि खेतों में अगर पानी ज़्यादा भरेगा तो इथाइलिन फॉर्मेशन तेज़ी से होगा और बहुत जल्दी से मैच्योरिटी आएगी। ब्राउनिंग होने का तो टेम्परेचर की वजह से ही है। या फिर आप कवर कर सकते हैं, थोड़ा सा उसमें गर्मी दें, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो ये चिलिंग इंजरी का प्रॉब्लम मेनली वैसे स्टोरेज में आता है या फिर जो वैलीज वाले में है जहाँ पे फ्रूट डेवलपमेंट थोड़ा लेटर होता है वहाँ पे ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये हमारा मेनली फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ मैंगो के ऊपर था। और अगर आपके कोई फीडबैक हैं या कोई और इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में चाहिए, या आपको इसके पीपीटी के बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, पीपीटी आपको चाहिए, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। ये मेरा मेल आईडी है दोनों, इन दोनों मेल आईडी में आप अपना फीडबैक और अपनी इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं, या आपकी कोई और क्वेरी है तो आप इसमें पूछ सकते हैं। तो आप ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।